नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको बताएगी कि किस तरह से इस देश का जो अल्पसंख्यक है और हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं खास तौर पर, उनकी मनोदशा क्या है, उनके बीच में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में विमर्श क्या है और आज की सत्ता व्यवस्था में वो कैसा अनुभव करते हैं। कहानी एक व्यक्ति की है, लेकिन उस व्यक्ति के एक आचरण से, उसके एक कदम से आप जान सकते हैं कि पूरे देश का मुसलमान क्या सोच रहा है इस सिस्टम को लेकर। हम हो सकता है कि हम और आप सुरक्षित महसूस करते हों या जो हमारे बाकी मुसलमान भाई बहुत सुरक्षित महसूस करते हों, लेकिन इस आदमी ने जो कदम उठाया है वो अपने आप में एक बड़ा कदम है, दुस्साहसी कदम है और एक ऐसा कदम है जो इस देश के मुसलमानों की उस मनस्थिति को, उस उधेड़-बुन को, उस चिंता को बयान करता है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। आपने खबर पढ़ी होगी कि दुनिया भर में जो 90% भिखारी हैं वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। यानी वो महबूब की एक पुरानी फिल्म थी, उसमें गाना था इंटरनेशनल भिखारी आए हैं। पाकिस्तान जैसे इंटरनेशनल भिखारियों का देश बन गया हो। दुनिया भर में जो भिखारी जा रहे हैं, और सऊदी अरब ने बाकायदा पाकिस्तान से कहा है कि भैया हज के लिए अब आप वीज़ा देते हो ना, वीज़ा, तो उस वक्त जांच कर लो, जेब कतरो और भिखारियों को यहाँ मत भेजो, बहुत सारा आ रहे हैं। इस एक बयान से काफ़ी हद तक आप पाकिस्तान के लोगों की मनोदशा, पाकिस्तान की आर्थिक दशा और पाकिस्तान में हालात क्या हो गए उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप आसानी से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक आम आदमी की ज़िंदगी क्या बन के रह गई है और किस तरह से पाकिस्तान में इंसान जी रहा है। भीख मांगने के लिए भी उसे विदेशों में जाना पड़ रहा है, क्योंकि देश में भीख का भी स्कोप नहीं है। भीख एक बड़ा कारोबार बन गया है और हो सकता है आने वाले समय में हम ये कहें कि भाई पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा का जो स्रोत है उसमें बड़ी संख्या भीख है। हाँ, हो सकती है, क्योंकि हमारे भारत में रेमिटेंस एक बहुत बड़ा सोर्स है। जो लोग विदेशों में कमाने जाते हैं, वहाँ से घर पैसे भेजते हैं, उससे काफ़ी विदेशी मुद्रा आती है। लेकिन आज हम पाकिस्तान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आज हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जिस पाकिस्तान के लोग इतनी बुरी हालत में हो कि भीख मांगने के लिए भी विदेश जा रहे हों, जहाँ पे अचानक ब्लास्ट हो जाता हो एक मस्जिद के अंदर, क्या कोई भारतवासी उस देश में जाना चाहेगा, वहाँ की नागरिकता लेना चाहेगा? हमारे पास जो केस है, जो व्यक्ति है, उसकी इच्छा यही है और वो पाकिस्तान पहुँच गया है। पाकिस्तान जाने का उसने बड़ा अजीबोगरीब तरीका अपनाया। दिल्ली से उसने आबू धाबी का टिकट लिया। आबू धाबी से आप याद करते जाइए, जो हमारे नोएडा में भी एक लड़की आई है शादी करने के लिए, और आबू धाबी से वो अफगानिस्तान गया। अफगानिस्तान से 1000 रुपये देकर टैक्सी से पाकिस्तान पहुंचा, कुछ खिला पिला के, और फिर वहाँ से वो कराची पहुंचा। कराची पहुंचने के बाद वो और उसका बेटा, ये दोनों लोग थाने में पहुंच गए। और थाने में पहुंचने के बाद इन दोनों ने कहा कि हम मर जाएं, हमको आप मार डालो, गोली मार दो, जेल में डाल दो, पर हम भारत जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? हमको शरण चाहिए, हम यहाँ शरण लेने आए हैं। इस आदमी का नाम है मोहम्मद हसनैन और उसके बेटे का नाम है इशहाक अमीर। वो 31 साल का बेटा है। हसनैन साहब जो है 66 साल के हैं। अब आपको हसनैन साहब जो कह रहे हैं वो समझना पड़ेगा, और उसके जरिए आप ये एक मनोविज्ञान समझिए। आप उसको मूर्ख कह सकते हैं, आप उसको कह सकते हो बिला वजह इतना डर गया, डरने की बात नहीं है, इतना भी डरने की क्या ज़रूरत थी, ये कह सकते हो। मेरे मन में भी यही विचार आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा डरने का भारत में क्या हुआ। लेकिन वो व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। उस व्यक्ति का बैकग्राउंड आप समझेंगे तब आप और चौंकेंगे कि क्या दिल्ली जैसे शहर में रहने वाला एक आदमी भी इतना असुरक्षित अनुभव कर सकता है इस हिंदू फोबिया के दौर में। वो आदमी जो है
किसी तरह से मैंने जो आपको राशि बताई थी वो 5,000 रुपये में उसने टैक्सी ली क्वेटा, चमन से क्वेटा के लिए 10,000 रुपये में उसने टैक्सी ली थी और 50,000 रुपये देकर वो क्वेटा से कराची पहुंचा, यानी 60,000 रुपये उसने कुल खर्च किए हैं सिर्फ टैक्सी पर। और होटल में रहने को जब जगह नहीं मिली तो वो सीधे थाने पहुंचा। थाने पहुंचने के बाद उसने बोला कि भाई साहब मैं भारतीय हूं, ऐसे ऐसे करके पाकिस्तान आया हूं, अब यहीं मरना है, मैं सुकून की और चैन की ज़िंदगी मरना चाहता हूं, मैं रोज़ रोज़ की झंझट झेलना नहीं चाहता हूं, ये उसने कहा है। और उसने ये कहा कि साहब मैं जो है वो मैं आपकी शरण में हूँ, ना मैं यहाँ ज़मीन खरीदूँगा, ना मैं यहाँ पे मकान लूँगा और ना ही मैं यहाँ पर आपसे नौकरी मांग रहा हूँ। मैं यहाँ पर मैं ड्राइविंग का काम करना जानता है मेरा बेटा, रोटी बनाना जानता है, वो बना लेगा। और मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, मदरसे में पढ़ा सकता हूँ और मुझे कुरान कंठस्थ याद है, जुबानी याद है, तो मैं वैसे भी बहुत अच्छा इस्लाम की शिक्षा लोगों को दे सकता हूँ। अब मोहम्मद हसनैन जो है उसका बैकग्राउंड क्या है? अब उसको ईदी सेंटर पहुंचा दिया पुलिस ने, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है? उसके बैकग्राउंड को सुन के आप चौंकेंगे। जब आप उसका बैकग्राउंड जानेंगे तब आप समझेंगे कि ये कितना गंभीर मामला है। हसनैन जो है वो 2 अखबार चलाता रहा है और उसमें एक चार्जशीट अखबार निकाला जिसका नाम बाद में उसने रख दिया द मीडिया प्रोफाइल। वो जमशेदपुर का रहने वाला है, झारखंड में है, और वहां से वो पिछले कई साल से दिल्ली में रह रहा है। 1989 में उसकी शादी हुई, 3.25 साल चली, 2 बेटों में से एक की मौत हो गई, दूसरा बेटा अमीर और उनकी इकलौती संतान है, वाइफ अलग हो गई है। तो हसनैन साहब की 2 बहनें जेवुन्निसा कौसर और बड़ी बहन उससे 21 साल बड़ी हैं, यानी ये 66 साल के हैं, तो वो इनसे भी 21 साल बड़ी हैं, 87 साल की। तो अब अगर आप सोचें कि वो क्यों गए, तो गए तो उसके लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। हसनैन साहब का बेटा जो है वो ओपन स्कूल से, NIOS नहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, पहले वो कभी नेशनल ओपन स्कूल होता था, वहाँ से उसने अपना जो है वो 10वीं और 12वीं की शिक्षा की है। और उनके पिताजी दालिम ईन, एक तरह का आलिम दीन, एक तरह का धार्मिक विद्वान होता है, वो बनना चाहते थे। और ये जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ ना, इस कहानी में बहुत सारे पहलू हैं। 14 से 19 तक इशहाक ने डीन ब्रॉडबैंड नाम की एक कंपनी में भी नौकरी की, इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया। 15 अप्रैल 21 से लेके अक्टूबर 21 तक लगभग 6 महीने तक दुबई की एक कंपनी में सेफ्टी इंस्पेक्टर की नौकरी भी की, यानी दुबई में भी हुआ है भाई साहब। तो कुल मिला के इनका अभी आगे आप देखें तो ये ऐसे बैकग्राउंड के आदमी नहीं हैं जिसको आप कहें कि बेअक्ल है या कुछ भी है, जो भी है। और वापस उन्होंने यहाँ पे और भी कई जगहों पे, और उसके बाद उसने नाइगोज इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट का कोर्स किया, काम बहुत पढ़ाई की है लड़के ने, और उनके पिताजी ने भी। अब हुआ ये कि इस बीच में इनको एक नौकरी भी मिल गई बेटे को। अभी 10 सितंबर को उनको ज्वाइन करना था। 4,000 दिरहम तनख्वाह थी, अच्छी खासी तनख्वाह थी, लेकिन उन्होंने तय कर रखा था कि हम भारत छोड़ के ही रहेंगे। तो उस नौकरी को एक तरफ रखा और ये जो अभियान मैंने आपको बताया, आबू धाबी से अफगानिस्तान होके और किसी तरह से क्वेटा पहुंचते हुए और कराची पहुंचने का, और वो पूरा का पूरा उनका अभियान वो ये बताता है कि वो साहब किस बैकग्राउंड के थे। ये तो हुआ बेटे का प्रोफाइल कि भैया उसकी आबू धाबी में नौकरी लग गई थी और उसकी चिंता ना करते हुए भी वो अपने पिताजी के साथ कहाँ कहाँ घूम घाम के और पाकिस्तान कराची पहुंच गया। लेकिन इन्होंने कौमी पार्टी बनाई थी, एम हसनैन साहब ने, जो पिताजी हैं इन बाप बेटे की जोड़ी में, 66 साल के। और वो पार्टी का उनका एक पोस्टर है, मैं लगा दे रहा हूँ, सब जख्मों का एक इलाज, कौमी पार्टी ऑफ इंडिया। और उन्होंने बाकायदा यहाँ पर भारत में मीडिया प्रोफाइल, मैंने बताया कि अखबार बनाया था और उसमें बहुत सारी बात, वो कई बार चुनाव भी लड़ चुके थे। 2014 और 19 में, 13 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़े वो, 14 में संसद का चुनाव लड़े,
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे, और उन्हें बाकायदा 571 और 879 वोट इन दोनों सालों में मिले हैं। एक संगठन है जो चुनाव में ट्रांसपेरेंसी की मांग करता है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर, बहुत प्रतिष्ठित संस्था है भारत की। मैंने एडीआर के बारे में वीडियो भी बनाए। वो तरह तरह की चीजें डेमोक्रेसी के बारे में निकाल के दूसरी चीजों पे रिसर्च करके लाके देते रहते हैं जागृति के लिए। और उसका रिकॉर्ड कहता है कि संसदीय चुनाव में उसने 2004 और 9 में हिस्सा लिया। उनका जो एफिडेविट है, जो चुनाव में एक शपथ पत्र देना पड़ता है ना, एफिडेविट याद कीजिए, मोदी जी ने पहले एफिडेविट दिया था कि वो अविवाहित हैं। जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ने लगे और उनको प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, तो उनको लगा कि अगर इस बार झूठ बोला तो दिक्कत हो जाएगी, तो फिर उन्होंने पत्नी का नाम लिखवाया। तभी से ये चर्चा हुई, सारी बहस शुरू हुई। तो एक एफिडेविट होता है, इसमें बताना पड़ता है आपके खिलाफ आपराधिक मामले कितने हैं, आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, आपकी संपत्ति कितनी है, वगैरह वगैरह। तो हसनैन साहब ने जो है बताया था, उसके तहत उनके खिलाफ आईपीसी के 3 मामले दर्ज थे। इन मामलों में एक मामला जो बताया जा रहा है, वो उन्होंने पोस्टर लगाए थे दीवारों पे कि रोहिंग्या मुसलमानों पर हिंसा बंद होनी चाहिए। उसमें उनको जेल भेज दिया गया था। वो कितने समय जेल में रहे पता नहीं, लेकिन ये सारी चीजें ये बताती हैं कि किस तरह का वो आदमी था और वो भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया। उसकी कहानी रोचक लग सकती है, और भी मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, सुनाता जा रहा हूँ, बहुत सारा लिखा हुआ है मैंने। अब आप ये समझिए कि उनसे जब पूछा गया कि भैया आप भारत क्यों छोड़ना चाहते हो, तो उन्होंने बताया कि बाबरी विवाद में जो अदालत का फैसला आया था, उसको लेकर उनको बहुत आपत्तियां थी। बाबरी विवाद के फैसले पे बड़ा विवाद है, और वो इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, एक तो जज साहब जो हैं गोगोई साहब, उनके ऊपर भी बहुत सारे सवाल हैं। फिर उस फैसले में ये कहा गया कि साहब ये जन भावना का ध्यान रखते हुए वहाँ मंदिर बनना चाहिए। इस तरह की बातें उस फैसले में थी, जो कि अपने आप में, ये विश्व हिंदू परिषद कहती थी कि हमारी जन भावना है तो हमारा मंदिर वहाँ है तो है, तो वही चीज़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आई। तो इसकी वजह से उन्होंने थोड़ी चिंता जताई, और उनका कहना ये है कि मोदी जी जो है वो फिर अगले साल अगर चुनाव में जीत के आ गए तो जीवन और मुश्किल हो जाएगा। और वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि 2020 में जब दंगा हुआ दिल्ली में, तो उसी सीलमपुर इलाके को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, और उसी इलाके में आप सक्रिय थे और वहीं से आप चुनाव लड़े थे। अब इनके भारत से छोड़ने में आज वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इस बात को आप समझें। एक आदमी इस देश में अखबार चलाता है, राजनीतिक दल के तौर पर चुनाव लड़ता है, अलग पार्टी बनाता है, इस देश की व्यवस्था के अंदर रह के उसको जो खराब लगता है उसको ठीक करने की कोशिश करता है, और इन सारी कोशिशों के लिए वो अखबार निकालता है, वो जो कर सकता है। पढ़ने लिखने वाला आदमी है, उसका बेटा भी कई डिग्री डिप्लोमा कर चुका है, लेकिन भारत में उसका निजी अनुभव क्या था, ये पाकिस्तान में जब उससे पूछा गया तो उसने बताया। उसका कहना है कि जरा सा भी कुछ होता है, कोई त्योहार का दिन हो, हमारे हिंदू भाई तिलक लगाकर आ जाते हैं, तो बड़ी आसानी से पहचान हो जाती है कि ये आदमी हिंदू है और ये मुसलमान है, और थोड़ी सी बात बढ़ी तो गाली गलौज और हाथापाई शुरू हो जाती है। ये सीलमपुर का रहने वाला एक मुसलमान बता रहा है, जो डेंसली पॉपुलेटेड मुस्लिम पॉपुलेशन का इलाका है, जहां हिंदुओं की आबादी ना के बराबर है। इसके साथ साथ वो ये भी बता रहा है कि 2-3 बार बेटे के साथ ऐसा हुआ कि वो घिर गया था और उनको लगा कि हम बहुत असुरक्षित हैं। उसने ये कहा कि हम सड़क पे जाएं, दफ्तर में जाएं, ट्रेन में जाएं, बाहर किसी भी काम से जाएं, तो बस एक ही डर रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। समस्या लूटमार की नहीं है, समस्या नारों की है, धर्म को टारगेट बनाना, टारगेट करके मारना। इन दोनों बाप बेटों में से किसी ने देश जाने के बजाय पाकिस्तान को ही क्यों चुना, किसी और देश जाने के बजाय, ये भी पूछा गया। वो कहता है कि हम तो पैसे वाले लोग हैं नहीं जो किसी और देश में जाकर 5-10 करोड़ खर्च करके नागरिकता वसूल लें या खरीद लें, लेकिन हमारे पास पाकिस्तान का ही एक ऑप्शन था। ये सारी चीज़ें बीबीसी में रिपोर्ट हुई हैं, मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास और एक ही ऑप्शन है, और यहाँ रहने वाले लोग हमारी तरह की भाषा बोली बोलते हैं, और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के और भारत में रहने वाले लोग जो हैं उनके पूर्वज एक ही हैं, देश बाद में बना है। तो यही सोचा था कि काम आसानी से यहाँ पे हमारा चल जाएगा।
पहले हम टूरिस्ट वीजा लेकर चलेंगे, फिर वहां शरण ले लेंगे, पर जब वहां पाकिस्तानी दूतावास ने वीजा देने से इनकार कर दिया तो इनको ये जलेबी छान रास्ता अबू धाबी वाला चुनना पड़ा। ये इन्होंने वहां पर कहा है। अब आप देखिए, उसका हसनैन का एक वीडियो भी है पुराना जो महेश भट्ट के साथ में है, और अत्याचार के विरुद्ध वो प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस अत्याचार के विरुद्ध। मुसलमानों के शोषण पर भाषण देते हुए भी उनका एक वीडियो है। 2015 में इस वीडियो में वो इस तरह की अलग अलग चीजें हैं, और वो बात यह है कि एक तो बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन सारी जानकारियों के बीच में अब हम एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं कि बाकी जानकारियों को एक तरफ भी रख दें तो हम वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। एक बात सोचिए, एक आदमी इस पूरे माहौल के बीच में, जो मुसलमान सीलमपुर में रहता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो मोची है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो ककड़ी बेचने जाता है ठेले पे, मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूं जो जाके किसी दुकान पे काम करता है, या मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूं जामा मस्जिद पे चशक से लोगों को पानी पिला रहा है। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो एक कानून जानने वाला आदमी है, देश का एक ऐसा नागरिक है जो पावरफुल रहना चाहता है, जो पावर को जानता है, जो महेश भट्ट के साथ प्रदर्शन में मौजूद रह चुका है, जो अपना अखबार निकाल चुका है, 2-2 अखबार निकाल चुका है, जो अपनी पार्टी बना चुका है, लोकसभा विधानसभा के चुनाव लड़ चुका है। वो आदमी क्या महसूस कर रहा है? हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो महसूस कर रहा है, ये भारत में क्या कुछ और मुसलमानों की सोच भी ऐसी हो सकती है? क्या कोई खौफ बाकी मुसलमानों के दिलों में भी इसी तरह का हो सकता है? क्या वो इस तरह का महसूस करते हैं? उसे पूछा गया, भाई साहब आपकी पाकिस्तान में आके आप यहाँ क्या कर रहे हो, आके यहाँ कैसे रहोगे? यहाँ तो भुखमरी पड़ी हुई है, खाना लोगों को लूट के लेना पड़ रहा है, रोटी मिल नहीं रही है, बम ब्लास्ट हो जा रहा है। तो बोला, मैं यहाँ जीने नहीं आया हूं, मैं यहाँ सुकून से मरने आया हूं, मैं यहां मरना चाहता हूं। एक रोज रोज की अनिश्चितता, रोज रोज की परेशानियां इंसान को क्या से क्या बना देती हैं। मैं इसको सुरक्षा के मामले पे ले जाने जानबूझ के नहीं जा रहा हूं कि कैसी दोनों देशों की सुरक्षा है कि एक देश से दूसरे में आदमी जब चाहे घुस जाए। इस तरह से एक दूसरे के देश के जासूस भी घुस सकते हैं, आतंकवादी भी घुस सकते हैं। लेकिन बड़ी गंभीर बात यह है कि मैं एक हिंदू के तौर पे ऐसे इलाके में रहता हूं जहां मुसलमान बहुत कम है। मुसलमानों से जो मेरा इंटरेक्शन होता है वो वही होता है कि कभी कोई एसी ठीक करने आया, कोई फ्रिज ठीक करने आया, या किसकी पास में कोई दुकान है, उनसे मेरी बात हो जाती है, थोड़ा बहुत मैं समझ लेता हूं। लेकिन इस तरह का खौफ अगर हमारे सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के कैंपेन ने खड़ा कर दिया, मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि पूरी दुनिया में किस तरह से हमारे यहाँ के इस पूरे मॉडल की चर्चा हो रही है, हेट स्पीच वाले मॉडल की। अगर हेट स्पीच का इतना गहरा असर माइनॉरिटीज पे हो रहा है तो ये छोटी मोटी चिंता की बात नहीं है। लोग कहां से कहां 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 50,000 रुपए ऐसे खर्च कर करके पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये एक कैसी साइकोलॉजिकल सिचुएशन है हिंदुस्तान के मुसलमान की। अगर आप इसको केस स्टडी माने तो ये बात सही है कि भारत जिस दशा में है, जिस अवस्था में है, अगर आज आप पूछने जाएंगे तो कोई भी आपको नहीं बताएगा कि वो खौफजदा है। लेकिन जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो थोड़ा सा अलर्ट होना बनता है सभी के लिए। क्योंकि एक बात याद रखिए, जो खौफ होता है ना, वो केवल पलायन पैदा नहीं करता है। जब आप डरे हुए होते हैं, पहले बचने की और छिपने की और भागने की कोशिश करते हैं, और कई बार डरा हुआ व्यक्ति पलटवार भी करता है। और इस तरह का कोई भी पलटवार वाला वातावरण बनता है तो इस देश की सुरक्षा के लिए वो ठीक नहीं है। अगर आप लोगों में से कुछ लोग अपने नज़दीक के कुछ मुसलमानों को जानते हैं और वो भी ऐसा महसूस करते हैं तो आप कमेंट में साझा करें, या आप खुद मुसलमान हैं और आपको लगता है कि हाँ, आप मैंने महसूस किया या मेरा भी अनुभव हुआ इनकी तरह कि मेरे साथ भी ट्रेन में हुआ, कुछ में हुआ, तो बताएं। और ये चीज़ें बाहर आनी बहुत ज़रूरी है और सरकार तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार को नहीं पहुंचेगा तो सरकार इनका उपाय कैसे करेगी अगर करना चाहे।
राजनीतिक कारण भी तो बहुत सारे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको एक समझ देने में मददगार साबित हुआ होगा। अगर हुआ हो तो इसको साझा करें, लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों के ओपिनियन आने दें, एक माहौल बनने दें इस देश में कि भाई नफ़रत को कम कर दो, इसको बढ़ाने से कुछ नहीं मिल रहा है। नमस्कार, जय हिंद।